सिंघानिया खानदान की वह आलीशान हवेली जो लोनावला की पहाड़ियों के बीच किसी किले की तरह खड़ी थी, आज वहां एक अजीब सा कोहराम मचा हुआ था। वह हवेली जहां पत्ता भी विक्रम सिंघानिया की इजाजत के बिना नहीं हिलता था, आज वहां मौत बिना दस्तक दिए अंदर घुस आई थी। 18, जी हां, पूरी दुनिया के 18 सबसे मशहूर और काबिल डॉक्टर उस मखमली कमरे में जमा थे जो किसी बादशाह के दरबार से कम नहीं लगता था। लेकिन आज उन डॉक्टरों के सफेद कोट पसीने से भीग चुके थे। छत पर लगा करोड़ों का झूमर अपनी रोशनी तो बिखेर रहा था, लेकिन उस कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर मातम का अंधेरा छाया हुआ था। मशीनों की आवाजें जो इंसान की धड़कनों का हिसाब रखती हैं, वे चीख चीख कर कुछ कह रही थीं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल्ली के एम्स से लेकर अमेरिका के बड़े अस्पतालों से बुलाए गए विशेषज्ञ एक दूसरे को आदेश दे रहे थे, दवाइयां बदली जा रही थीं, इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। कोने में खड़े एक बुजुर्ग डॉक्टर, जिन्हें बाल रोगों में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और दबी हुई आवाज में वह बात कही जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। हम उसे खो रहे हैं, हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। बिस्तर पर लेटा वह नन्हा सा बच्चा, सिंघानिया साम्राज्य का वारिस आदित्य, जो अभी सिर्फ 3 महीने का था, वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। 600 करोड़ के व्यापार का भविष्य, वह नन्ही सी जान जिसका शरीर अब ढलती हुई शाम की तरह गहरा नीला पड़ता जा रहा था। उसके होंठ नीले थे, उसकी उंगलियों के पोर नीले थे और उसकी छाती पर एक अजीब सा लाल निशान फैलता जा रहा था, जैसे किसी ने वहां अंगारे रख दिए हों। हर टेस्ट, हर जांच का नतीजा शून्य था। हर महंगी दवा बेअसर थी, हर कोशिश नाकाम हो रही थी, और वह समय जिसकी कीमत विक्रम सिंघानिया के लिए करोड़ों में थी, आज रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। लेकिन इन सबसे दूर, उस कमरे की आलीशान सजावट और डॉक्टरों की भीड़भाड़ से परे, रसोई घर के पिछले दरवाजे की उस धुंधली खिड़की के उस पार एक जोड़ी आंखें यह सब देख रही थीं। वह आंखें थीं राजू की। राजू 14 साल का एक दुबला पतला लड़का, उसकी मां सावित्री इस हवेली में पिछले 11 सालों से बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। राजू ने एक ऐसी जैकेट पहन रखी थी जो 3 सर्दियां देख चुकी थी और अब इतनी घिस गई थी कि हवा उसे चीरकर उसकी हड्डियों तक पहुंच जाती थी। उसके पैरों में जो जूते थे, वे शायद भगवान की प्रार्थना के सहारे ही टिके हुए थे। राजू ने अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली के पिछवाड़े में बने उस छोटे से कमरे में गुजार दी थी, जो शायद सिंघानिया साहब के जूतों की अलमारी से भी छोटा था। वह उस हवेली का एक अदृश्य हिस्सा था, एक ऐसा साया जिसे वहां रहने की इजाजत तो थी, लेकिन दिखने की नहीं। उसने बचपन से यही सीखा था कि अमीरों की दुनिया में कैसे बिना आवाज किए चला जाता है, कैसे अपनी सांसों को भी धीमा रखा जाता है ताकि मालिकों के सुकून में खलल न पड़े। इस वक्त राजू की नजर डॉक्टरों पर नहीं थी, न ही रोती बिलखती मां पर। उसकी नजर खिड़की की चौखट पर रखे एक गमले पर टिकी थी। वह पौधा जो सिर्फ 3 दिन पहले ही इस कमरे में सजावट के लिए लाया गया था। राजू के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसे पता था कि वह क्या देख रहा है। उसे पता था कि उन मशीनों और दवाइयों के बीच असली कातिल कौन है। वह कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि वह सुंदर सा दिखने वाला पौधा था, जिसके पत्ते गहरे हरे और चमकदार थे। उसकी दादी, जो गांव में वैद्य थीं और जड़ी बूटियों से इलाज करती थीं, उन्होंने राजू को अक्षर पढ़ना सीखने से पहले ही पेड़ों और पत्तों की भाषा पढ़ना सिखा दिया था। राजू को याद आया, जब वह छोटा था, दादी उसे जंगल ले जाती थीं और उंगली पकड़कर समझाती थीं, देख बेटा राजू। दादी की आवाज उसके कानों में गूंजी, ईश्वर ने इस धरती पर हर चीज का जोड़ा बनाया है। अगर अमृत है तो विष भी है, और कभी कभी सबसे जहरीली चीजें सबसे सुंदर लिबास ओढ़कर आती हैं। वह पौधा, जिसे आज की विज्ञान की भाषा में डिजिटलिस्ट कहा जाता है और गांव की भाषा में लोग उसे कनेर या विष बेल के नाम से जानते हैं, वह वहां चुपचाप अपनी सुंदरता बिखेर रहा था। राजू ने देखा था कि कैसे परसों माली काका ने जब उस पौधे को छुआ था तो उनके दस्तानों पर एक चिपचिपा पीला सा तेल लग गया था। वही तेल जो अब उस कमरे की हवा में जहर घोल रहा था। डॉक्टर उस नन्ही जान के शरीर को चीर फाड़ करने की तैयारी कर रहे थे, यह जानने के लिए कि बीमारी क्या है। लेकिन बीमारी उनके शरीर के अंदर नहीं,
बल्कि उनसे 2 फुट दूर उस चीनी मिट्टी के गमले में बैठी मुस्कुरा रही थी, जिसे एक सुनहरे रिबन से बांधा गया था। राजू ने अपनी नजरें हटाईं और रसोई घर के दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसकी मां सावित्री सिर झुकाए खड़ी थी। सावित्री ने उसे हजारों बार समझाया था, राजू बेटा, अपनी हद में रहना। हम गरीब लोग हैं, अमीरों के मामलों में टांग अड़ाना मतलब अपनी रोजी रोटी पर लात मारना। हमें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत से। कभी मालिकों के सामने सिर मत उठाना। राजू ने अपनी मां का वह चेहरा याद किया, जो दिन भर की मेहनत के बाद थक कर चूर हो जाता था, लेकिन फिर भी रात को उसके लिए बासी रोटियां सेंकते वक्त मुस्कुराता था। अगर वह अभी अंदर गया, अगर उसने मुंह खोला, तो हो सकता है उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, हो सकता है पुलिस बुला ली जाए। एक नौकर का बेटा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को ज्ञान देने जा रहा था, यह पागलपन था। लेकिन फिर उसकी नजर उस बच्चे आदित्य पर पड़ी, वह मासूम जिसका कोई दोष नहीं था। वह भी तो राजू की तरह ही एक कैदी था। राजू गरीबी का कैदी था और आदित्य अमीरी का। दोनों ही अपनी किस्मत नहीं चुन सकते थे। राजू ने एक गहरी सांस ली, वह सांस जिसमें डर भी था और एक अजीब सी हिम्मत भी। उसने अपनी फटी हुई जैकेट को कसकर पकड़ा। सवाल यह नहीं था कि अगर वह गलत निकला तो क्या होगा। सवाल यह था कि अगर वह सही निकला और उसने कुछ नहीं किया, तो उस नन्ही सी जान का बोझ वह पूरी जिंदगी अपने सीने पर कैसे ढोएगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां उसे बताती थी, बेटा, हम यहां सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि साहब बहुत दयालु हैं। उन्होंने तेरी स्कूल की फीस दी है, हमें उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। एहसान? राजू के मन में कड़वाहट घुल गई। उसे याद था कि कैसे सिंघानिया परिवार के लोग उसके आर पार ऐसे देखते थे जैसे वह कांच का बना हो, जैसे उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसके सपने, उसका वजूद कुछ भी मायने नहीं रखता। उसे याद था कि कैसे एक बार बड़े साहब ने एक माली को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उसने गलती से उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर ली थी। हवेली के नियमों की तख्ती पर साफ लिखा था, कर्मचारियों को केवल पिछले दरवाजे का उपयोग करना है। शाम के समय मुख्य बगीचे में उनका दिखना मना है। लेकिन आज नियम टूटने वाले थे। आज वह अदृश्य लड़का दृश्य होने वाला था। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन तूफान आने वाला था। बाहर आसमान में काले बादल घिर रहे थे और अंदर एक गरीब मां का बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा था। राजू ने फिर से उस खिड़की से झांका। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वह मशीन जो दिल की धड़कन बताती है, उसकी आवाज तेज और अनियमित हो गई थी। बीप बीप बीप। डॉक्टरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। वे हार मान रहे थे। वे बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चमत्कार आसमान से नहीं उतरने वाला था। चमत्कार तो रसोईघर के पिछले दरवाजे पर फटे जूतों में खड़ा था। 3 महीने पहले जब छोटा मालिक आदित्य पैदा हुआ था, तो पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अखबारों के पहले पन्ने पर खबर छपी थी, सिंघानिया साम्राज्य का नया वारिस आया। विदेशों से मंगाए गए खिलौने, रेशम के कपड़े और चांदी के पालने में वह बच्चा झूलता था। एक डायटीशियन पोषण विशेषज्ञ को सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि वह यह तय कर सके कि बच्चे की मां को क्या खाना चाहिए ताकि दूध सबसे अच्छा बने। राजू ने यह सब छाया में खड़े होकर देखा था और कहीं ना कहीं उसके दिल में इस छोटे बच्चे के लिए एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा था। शायद इसलिए कि वह बच्चा इतना छोटा, इतना नाजुक था और उसे पता भी नहीं था कि उसके सिर पर जो ताज रखा गया है वह कितना भारी है। राजू को अपनी दादी की एक और बात याद आई। बच्चा चाहे राजा के घर पैदा हो या रंग के, जब वह दुनिया में आता है तो वह सिर्फ भगवान का रूप होता है। उसके बाद जो होता है वह इंसानों का खेल है। मंगलवार की दोपहर थी जब राजू ने पहली बार उस पौधे को देखा था। वह स्कूल से लौट रहा था, अपने उसी रास्ते से जो हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे से होकर गुजरता था। हवा में ठंडक थी। एक डिलीवरी वैन वहां खड़ी थी। यह कोई नई बात नहीं थी। सिंघानिया हवेली में हर रोज कुछ न कुछ आता रहता था। कभी ऑस्ट्रेलिया से फल, कभी इटली से फर्नीचर, लेकिन इस बार कुछ अलग था। डिलीवरी वाला एक पौधा लेकर उतरा था। पौधा वाकई बहुत सुंदर था, लगभग 2 फुट ऊंचा, जिसके पत्तों पर मोम जैसी चमक थी। घंटी के आकार के फूल लटक रहे थे, जो देखने में इतने नाजुक थे जैसे छूने से ही टूट जाएंगे। बूढ़े माली काका ने डिलीवरी वाले से वह पौधा लिया।
राजू झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। जैसे ही काका ने पत्ते को छुआ, राजू ने देखा कि उनके हाथ पर कुछ पीला पीला लग गया। काका ने अपने हाथ को अपनी वर्दी से पोंछा और माथे पर शिकन लाकर अपने हाथ को सूंघा। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर डिलीवरी वाले ने जल्दी करने को कहा और काका उस पौधे को लेकर अंदर चले गए, सीधा बच्चे के कमरे की तरफ। उस वक्त राजू को एक बेचैनी हुई थी। उसे लगा था कि वह जाकर मां को बताए या शायद बड़े साहब के ड्राइवर को, लेकिन फिर वही डर। तू कौन होता है बोलने वाला? अपना काम कर, उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया था। और आज 3 दिन बाद उसकी वह चुप्पी एक बच्चे की जान ले रही थी। राजू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अब और नहीं। तभी सायरन की आवाज सुनाई दी और एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां, और फिर वह मंजर जो अभी उसकी आंखों के सामने था। डॉक्टर अब आपस में बहस कर रहे थे। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक ने चिल्लाकर कहा। नहीं, हमने सबसे मजबूत एंटीबायोटिक दी है, कोई असर नहीं हुआ, दूसरे ने झूंझलाकर जवाब दिया। यह कोई वायरस है या शायद कोई जेनेटिक बीमारी, तीसरे ने अपनी फाइल पटकते हुए कहा। वे सब अंधेरे में तीर चला रहे थे। वे बच्चे के खून में दुश्मन को ढूंढ रहे थे, उसके डीएनए में कमी खोज रहे थे, लेकिन दुश्मन तो बाहर बैठा था, खुली हवा में सांस ले रहा था। राजू ने देखा कि विक्रम सिंघानिया, वह आदमी जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री सिर झुकाते थे, वह अब कोने में खड़े होकर रो रहे थे। उनकी पत्नी, बच्चे की मां जमीन पर बैठी बदहवास सी हो गई थी। उनका सारा पैसा, सारी ताकत, सारी पहुंच, सब कुछ उस एक पल में मिट्टी हो गया था। राजू ने एक कदम आगे बढ़ाया। रसोई घर का फर्श ठंडा था, लेकिन उसके तलवों में आग लगी थी। उसे पता था कि अगर वह अंदर गया तो क्या होगा। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेंगे, शायद उसे मारेंगे भी, उसकी मां की नौकरी जाएगी, वे सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन फिर मशीन से एक लंबी आवाज आई, बीप। यस ही का। बच्चे की धड़कन रुक रही थी। अब सोचने का वक्त नहीं था, अब डरने का वक्त नहीं था। राजू ने अपनी मां की चेतावनी, अपनी गरीबी की जंजीरें और अपने डर के लिबास को वहीं रसोई घर की दहलीज पर छोड़ दिया। उसने दौड़ना शुरू किया, रसोई घर से गलियारे की तरफ। वह गलियारा जहां नौकरों का जाना मना था। उसके फटे जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज उठी। ए लड़के, कहां जा रहा है? रुक, एक सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। राजू नहीं रुका। वह आज रुकने के लिए नहीं दौड़ा था। वह मौत से रेस लगा रहा था और उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए एक मासूम की जिंदगी थी। राजू के पैर संगमरमर की सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की लकीरों पर दौड़ रहे थे। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। हर धड़कन के साथ उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज इस कयामत की घड़ी में वही एकमात्र सहारा थी। राजू का दिमाग उसे 2 साल पीछे उसके गांव रामपुर ले गया। वह गर्मियों की दोपहर थी। उसकी दादी, जिन्हें पूरा गांव बड़ी अम्मा कहता था, अपने आंगन में बैठी जड़ी बूटियां कूट रही थीं। दादी कोई डॉक्टर नहीं थीं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उनके झुर्रीदार हाथों में ऐसी शिफा थी जो बड़े बड़े अस्पतालों की दवाओं में नहीं मिलती। जब किसी बच्चे का बुखार नहीं उतरता या किसी को सांप काट लेता, तो लोग शहर भागने के बजाय बड़ी अम्मा के दरवाजे पर आते थे। राजू को याद आया वह दिन जब दादी ने उसे जंगल के किनारे ले जाकर एक खास पौधे की पहचान कराई थी। वह पौधा देखने में बहुत ही लुभावना था। उसके फूल घंटी के आकार के थे, जामुनी और गुलाबी रंग के, जो हवा में ऐसे झूलते थे जैसे परियां नाच रही हों। दादी ने राजू का हाथ पकड़कर उसे रोका था। उनकी बूढ़ी आंखों में एक चेतावनी थी। रुक जा राजू, दादी ने कहा था, इसकी सुंदरता पर मत जा बेटा। इसे हमारे पुराने ग्रंथों में हृदय स्तंभन या शैतान की घंटी कहा गया है। विलायती लोग इसे फॉक्स ग्लोव या डिजिटलिसिस कहते हैं। यह देखने में जितना सुंदर है, इसका स्वभाव उतना ही कपटी है। दादी ने अपनी लाठी से उस फूल को हल्का सा हिलाया था। इसके पत्तों पर देख, यह जो हल्का सा पसीना जैसा तेल है, यह अमृत नहीं, कालकूट विष है। अगर कोई बच्चा या कमजोर दिल वाला इंसान इसके पास ज्यादा देर सांस भी ले ले, तो यह हवा में अपना जहर घोल देता है। और अगर यह त्वचा को छू जाए, तो यह सीधा खून में मिलकर दिल की धड़कन को थाम देता है, धीरे धीरे, खामोशी से, जैसे कोई नींद में ही चला गया हो। राजू उस समय छोटा था। उसे लगा था
कि दादी बस डराने के लिए कहानियां सुना रही हैं, लेकिन आज सिंघानिया हवेली के उस आलीशान कमरे की खिड़की पर वही शैतान की घंटी सजी हुई थी। वह पौधा वहां शान से रखा था, अपनी जहरीली सांसें उस मासूम आदित्य के फेफड़ों में भर रहा था। डॉक्टर, वे 18 ज्ञानी पुरुष, वे शरीर के अंदर झांक रहे थे। वे MRI स्कैन देख रहे थे, वे खून की जांच कर रहे थे। उनका अहंकार, उनकी डिग्रियां, उनका विज्ञान, सब कुछ उनकी आंखों पर पट्टी बन गया था। वे उस साधारण से सत्य को नहीं देख पा रहे थे जो प्रकृति उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। वे जटिल जवाब ढूंढ रहे थे, जबकि जवाब बेहद सरल था, और वह जवाब एक गमले में मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें जमाए बैठा था। राजू अब रसोई घर पार कर चुका था। अब उसके सामने स्टाफ सीढ़ियां थीं, वह संकरी अंधेरी सीढ़ियां जो नौकरों के लिए बनी थीं ताकि वे मालिकों के रास्ते में ना आए। लेकिन राजू ने आज उन सीढ़ियों को नहीं चुना। उसने वह रास्ता चुना जो सीधे मुख्य हॉल की तरफ जाता था, वह रास्ता जहां उसके जैसे लोगों का कदम रखना भी गुनाह माना जाता था। जैसे ही वह गलियारे में मुड़ा, उसका सामना साक्षात यमराज से हो गया। शेर सिंह, हवेली का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, 6 फुट लंबा, चौड़ी छाती और ऐसी मूछें जो डर पैदा करती थीं। शेर सिंह ने राजू को देखते ही अपनी बेल्ट पर हाथ रखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। एक नौकर का बेटा फटे हाल में मुख्य गलियारे में पागलों की तरह दौड़ रहा है। ओए चूहे, शेर सिंह की आवाज गूंजी। किधर भाग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? राजू के कदम लड़खड़ाए, लेकिन रुके नहीं। शेर सिंह उसके और उस कमरे के बीच दीवार बनकर खड़ा था। राजू जानता था कि शेर सिंह उसे पकड़ लेगा, वह उससे ताकत में जीत नहीं सकता था। लेकिन राजू ने गलियों में फुटबॉल खेलकर और चोर सिपाही खेलकर जो फुर्ती सीखी थी, आज वही उसका हथियार थी। हट जाओ, राजू चिल्लाया। उसकी आवाज फटी हुई थी। बच्चे की जान खतरे में है, मुझे जाने दो। पागल हो गया है क्या? शेर सिंह हंसा, एक क्रूर हंसी। उसने अपना बड़ा सा हाथ राजू की गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ाया। आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तेरी मां को तो धक्के देकर। लेकिन इससे पहले कि शेर सिंह की उंगलियां राजू के कॉलर को छू पाती, राजू ने वह किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपनी जैकेट की जिप खोली और एक झटके में जैकेट उतारकर शेर सिंह के चेहरे पर फेंक दी। शेर सिंह हक्का बक्का रह गया। उस एक पल के लिए जब वह जैकेट उसके चेहरे पर थी, राजू उसके बगल से फिसल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उंगलियों के बीच से निकल जाता है। पकड़ो इसे, गार्ड्स, पकड़ो इस लड़के को, शेर सिंह दहाड़ा। अब पूरी हवेली जाग उठी थी। सायरन बज रहे थे। गलियारे के दूसरे छोर से 2 और गार्ड दौड़ते हुए आ रहे थे। राजू अब एक शिकार था और पूरी हवेली शिकारी। लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, वह नीला पड़ता हुआ बच्चा। वह दौड़ता गया। उसके फेफड़े जल रहे थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे। उसने देखा कि सामने वह विशाल दरवाजा है, आदित्य का कमरा। वह दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, वह दरवाजा जिसके पार एक अलग ही दुनिया थी। दरवाजे के बाहर विक्रम सिंघानिया के निजी अंगरक्षक खड़े थे। वे पत्थर की मूर्तों की तरह थे, जिनके पास न दिल था न दया। राजू जानता था कि वे उसे गोली भी मार सकते हैं, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी आत्मा को अपने पैरों में समेट लिया। उसने प्रार्थना की, किसी भगवान से नहीं, बल्कि अपनी दादी से। दादी, आज मेरी मदद करना, आज मेरे साथ रहना। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, गार्ड्स ने हरकत की, लेकिन राजू ने जमीन पर फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की। एक गार्ड का भारी जूता उसकी पीठ पर लगा। दर्द का एक करंट उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। राजू के मुंह से एक चीख निकल आए। साथ ही है कि भार सामने काम करे टकाब, एक करंट आकर भार करता है। गई। आह! वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा ठंडे फर्श से टकराया। खून का स्वाद उसके मुंह में आ गया। गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। एक ने उसके हाथ मरोड़े, दूसरे ने उसकी गर्दन पर घुटना रख दिया। छोड़ो मुझे, राजू तड़पा। उसकी आवाज फर्श में दब गई। वो पौधा जहरीला है, बच्चे को बचा लो। लेकिन उसकी आवाज न कारखाने में तूती की आवाज थी। कोई नहीं सुन रहा था। साहब को बुलाओ, एक गार्ड ने कहा। इस लड़के ने तो आज हद कर दी, इसे तो जेल भिजवाना पड़ेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। विक्रम सिंघानिया बाहर आए।
उनकी आंखों में आंसू सूखे भी नहीं थे कि गुस्सा भर गया। उनके बेटे की जान जा रही है और बाहर यह तमाशा, क्या हो रहा है ये? विक्रम की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी, लेकिन एक घायल शेर जैसी। गार्ड ने राजू को जमीन पर दबाए रखा। मालिक, यह नौकर का लड़का। राजू जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। कह रहा है। राजू ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नाक से खून बह रहा था, गाल पर चोट का निशान था। उसने अपनी गीली आंखों से सीधे देश के सबसे अमीर आदमी की आंखों में देखा। आज कोई डर नहीं था, आज सिर्फ सच था। साहब। राजू की आवाज कांपी, लेकिन शब्द साफ थे। साहब, डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं। बीमारी बच्चे के अंदर नहीं है, बीमारी खिड़की पर है। वो पौधा जो परसों आया था, वो यमराज है साहब। वो मेरे गांव का जहर है, उसे हटा दीजिए, वरना छोटा मालिक। विक्रम सिंघानिया की भौहें तन गईं। क्या बकवास है? तुम होश में तो हो? अंदर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर किताब पढ़ते हैं साहब। राजू चिल्लाया। मेरी दादी ने प्रकृति को पढ़ा था। उस पौधे को हटा दीजिए, उसके पत्ते जहरीला तेल छोड़ते हैं। बच्चे का दिल उसी से रुक रहा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंघानिया ने उस फटे हाल लड़के को देखा। क्या यह पागलपन था या डूबते को तिनके का सहारा? तभी अंदर से एक नर्स की चीख सुनाई दी। कार्डियक अरेस्ट, बच्चे का दिल रुक गया है, डॉक्टर जल्दी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वे मुड़े और अंदर की तरफ भागे। गार्ड्स का ध्यान बंटा, उनकी पकड़ ढीली हुई। यही वह मौका था। राजू ने अपनी बची खुची ताकत लगाई, गार्ड को धक्का दिया और पागलों की तरह कमरे के अंदर घुस गया। अब वह उस कमरे में था, वह पवित्र स्थान जहां मौत और जिंदगी की जंग चल रही थी। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। 18 डॉक्टर मशीन की तरह बच्चे के सीने को दबा रहे थे, सीपीआर दे रहे थे। 1 2 3 पंप, एड्रेनालाइन इंजेक्शन तैयार करो। राजू ने देखा, वह गमला अभी भी वहीं रखा था। सुंदर, शांत, जानलेवा AC की हवा उस पौधे के पत्तों को छूकर सीधे बच्चे के पालने की तरफ बह रही थी। वह अदृश्य जहर हर सांस के साथ बच्चे के शरीर में जा रहा था। राजू चिल्लाया, उस गमले को बाहर फेंको। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। पिन ड्रॉप साइलेंस। एक गंदे खून से सने लड़के ने अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को आदेश दिया था। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉ पूरी था और जो लंदन से आए थे, गुस्से से लाल हो गए। ये गंदा लड़का यहां कैसे आया? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो, यह इन्फेक्शन फैला देगा। राजू को लगा कि अब सब खत्म, कोई उसकी बात नहीं मानेगा, बच्चा मर जाएगा और वह बस देखता रह जाएगा। लेकिन तभी राजू की नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक चीज रखी थी, एक साधारण सी चीज जो उसकी दादी के नुस्खों का सबसे अहम हिस्सा थी। चारकोल पाउडर, सक्रिय कोयला, जो अमीरों के घरों में चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए रखा जाता है, लेकिन गरीबों के घर में यह जहर चूसने की सबसे बड़ी दवा होती है। राजू ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो उसे जेल पहुंचा सकता था या शायद हमेशा के लिए हीरो बना सकता था। वह बच्चे की तरफ नहीं दौड़ा, वह बाथरूम की तरफ दौड़ा। बाथरूम का दरवाजा धड़ से खुला और राजू अंदर घुस गया। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसका दिमाग उस एक चीज पर केंद्रित था जो उसने अभी अभी देखी थी। वहां संगमरमर की शेल्फ पर सोने की परत चढ़ी डिब्बियों और विदेशी इत्र की शीशियों के बीच एक साधारण सी काली कांच की जार रखी थी। उस पर लिखा था एक्टिवेटेड चारकोल, सक्रिय कोयला। वही पाउडर जिसे अमीर घर की औरतें अपने चेहरे को चमकाने के लिए फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल करती थीं। वे इसे खूबसूरती के लिए लगाती थीं, लेकिन राजू जानता था कि यह असल में क्या है। यह काला सोना था। दादी कहती थीं, राजू, कोयला सिर्फ आग नहीं जलाता, यह पेट की आग भी बुझाता है और शरीर का जहर भी सोख लेता है। यह चुंबक की तरह होता है बेटा। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह कोयला जहर को अपने अंदर खींच लेता है। बाहर कमरे में मशीनों का शोर और तेज हो गया था। फ्लैट लाइन, दिल की धड़कन रुक गई है, जल्दी करो, डॉक्टर की चीख सुनाई दी। राजू के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने कांपते हाथों से जार का ढक्कन खोला। काला पाउडर उसकी हथेलियों पर बिखर गया। उसने नल खोला। गर्म पानी का इंतजार करने का समय नहीं था और ठंडे पानी की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर डालीं। उसने अपनी हथेलियां उंगलियों से उस पाउडर को रगड़कर एक गाढ़ा काला लेप बना लिया।
उसके हाथ अब काले हो चुके थे, वही हाथ जिन्हें हवेली के लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज यही काले हाथ उस सफेद दूध से बच्चे को बचाने वाले थे। ए लड़के, तू वहां क्या कर रहा है? सुरक्षा गार्ड और 2 डॉक्टर बाथरूम की तरफ लपके। राजू ने एक पल के लिए अपनी परछाई को आईने में देखा। धूल से सना चेहरा, फटे कपड़े और हाथों में कालिक। वह कोई डॉक्टर नहीं लग रहा था, वह पागल लग रहा था। लेकिन उसने अपनी दादी का नाम लिया और बाथरूम से बाहर छलांग लगा दी। पकड़ो इसे। विक्रम सिंघानिया दहाड़े। उनका सब्र अब टूट चुका था। राजू किसी हिरण की तरह पूरी के पैरों के नीचे से निकला। उसने एक नर्स को चकमा दिया। वह सीधा उस पालने की तरफ लपका जहां नन्हा आदित्य मौत की नींद सो रहा था। डॉक्टरों ने उसे दबोचने की कोशिश की। किसी ने उसकी जैकेट खींची, किसी ने उसके बाल, लेकिन राजू ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। वह पालने तक पहुंच गया। हट जाओ, राजू चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। बच्चे को सांस लेने दो। उसने अपना काला लेप से भरा हाथ बच्चे के मुंह की तरफ बढ़ाया। नहीं, बच्चे की मां राधिका सिंघानिया चीखीं, यह मेरे बच्चे को मार डालेगा, इसे हटाओ। एक सुरक्षा गार्ड ने राजू की गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे खींचने लगा। राजू का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कोहनी पूरी ताकत से गार्ड के पेट में दे मारी। गार्ड की पकड़ ढीली हुई। राजू ने उस 1 सेकंड का फायदा उठाया। उसने अपना हाथ बच्चे के मुंह में डाल दिया और वह काला लेप बच्चे के मसूड़ों, जीभ और तालू पर लगा दिया। थ्रू, एक डॉक्टर ने घृणा से मुंह बनाया। इसने स्टेराइल एनवायरनमेंट, कीटाणु रहित वातावरण को गंदा कर दिया। इसने बच्चे के मुंह में गंदगी भर दी। विक्रम सिंघानिया ने राजू को कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। राजू का सिर फर्श से टकराया। खून और कालिक फर्श पर मिल गए। तुमने क्या किया? विक्रम चिल्लाए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने मेरे मरते हुए बच्चे को और तकलीफ दी। गार्ड्स, इसे ले जाओ और पुलिस को बुलाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने राजू को जमीन पर दबा दिया। उसका चेहरा ठंडा फर्श चूम रहा था। उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पालने पर टिकी थीं। बच्चे के मुंह के चारों तरफ वह काला निशान लगा हुआ था, जैसे किसी ने नजर का टीका लगा दिया हो। वो कोयला है साहब, राजू कराते हुए बोला। उसकी आवाज फर्श में दबी हुई थी। वो जहर चूस लेगा। बस 5 मिनट, भगवान के लिए बस 5 मिनट रुक जाइए। बकवास बंद करो। डॉ पूरी चिल्लाए। सेक्शन मशीन लाओ। बच्चे के मुंह से यह गंदगी निकालो, जल्दी। नर्स सेक्शन पाइप लेकर आगे बढ़ी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। सब खत्म हो गया। वे उस दवा को निकाल देंगे। वे बच्चे को नहीं बचने देंगे। अमीरों का अहंकार जीत गया। लेकिन तभी एक आवाज आई, बहुत ही हल्की, बहुत ही कमजोर। खक। नर्स का हाथ रुक गया। बच्चे ने फिर से खांसा। खक खक। और फिर वह काला लेप जो अभी अभी लगाया गया था अपना काम करने लगा। बच्चे के पेट में हलचल हुई। उस नन्ही जान ने, जो पिछले 1 घंटे से पत्थर की मूरत बना हुआ था, अचानक एक जोरदार उल्टी की। काला, पीला और हरे रंग का तरल पदार्थ बाहर निकला। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। डॉ पूरी मशीन की तरफ भागे। मॉनिटर देखो, रिदम। वह बीप जो अनियमित थी, जो रुकने वाली थी, अब बदलने लगी थी। बीप बीप बीप। आवाज में एक लय थी, एक ताल थी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, एक जूनियर डॉक्टर चिल्लाया। उसकी आवाज में अविश्वास था। 80, 85, 90। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य हो रहा है। दूसरी नर्स ने कहा। राजू, जिसे अभी भी गार्ड्स ने जमीन पर दबा रखा था, उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। उसने देखा कि बच्चे का रंग, जो गहरा नीला पड़ चुका था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसके गालों पर गुलाबी रंगत वापस आ रही थी। वह लाल चकत्ते, जो छाती पर उभरे हुए थे, अब फीके पड़ रहे थे। कोयला अपना काम कर रहा था। वह विष, बेल का सारा जहर जो बच्चे के खून में दौड़ रहा था, उसे उस काले पाउडर ने सोख लिया था। जैसे शिवजी ने विष पी लिया था, वैसे ही उस मामूली कोयले ने उस बच्चे के शरीर का सारा जहर पी लिया था। विक्रम सिंघानिया, जो अभी भी गुस्से में कांप रहे थे, अब पत्थर बन गए। उनकी आंखें मॉनिटर पर थीं, फिर बच्चे पर, और फिर उस गंदे, खून से सने लड़के पर जो उनके पैरों में पड़ा था। यह कैसे मुमकिन है? डॉ पूरी बुदबुदाए। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह असंभव है। दादी मां के नुस्खे,
राजू ने जमीन से ही कहा। उसके होंठों पर खून और मुस्कान दोनों थे। विज्ञान जहां खत्म होता है साहब, वहां कुदरत शुरू होती है। बच्चे ने अपनी आंखें खोली, बड़ी सुंदर काली आंखें। उसने अपनी मां को देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली, रोने की नहीं बल्कि राहत की। राधिका सिंघानिया दौड़कर पालने के पास गईं। उन्होंने अपने बच्चे को छाती से लगा लिया, उस काले लेप की परवाह किए बिना जो उनके महंगे कपड़ों को खराब कर रहा था। मेरा बच्चा, मेरा आदि। वह फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम ने एक गहरा सांस लिया, जैसे उन्होंने सदियों बाद सांस ली हो। उन्होंने गार्ड की तरफ देखा। छोड़ दो उसे, विक्रम ने कहा। आवाज बहुत धीमी थी। गार्ड्स पीछे हट गए। राजू ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। उसके शरीर का पोर पोर दुख रहा था। वह खड़ा हुआ, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। आज उसने किसी मालिक के सामने सर नहीं झुकाया। वो पौधा, राजू ने खिड़की की तरफ इशारा किया, उसका नाम डिजिटलिस है। उसे अभी टेस्ट करवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं, उसने विक्रम की आंखों में देखा, तो साहब यह सोचिएगा कि वह पौधा वहां कैसे आया। वह अपने आप चलकर तो नहीं आया। किसी ने उसे वहां रखा था। किसी ने जानबूझकर बच्चे के पालने के पास रखा था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा दुख का नहीं बल्कि एक भयानक सच के एहसास का था। डॉ पूरी अब उस गमले के पास गए। उन्होंने अपने दस्ताने पहने और बहुत सावधानी से एक पत्ता तोड़ा। उन्होंने उसे रोशनी में देखा। माय गॉड, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, लड़का सही कह रहा है। यह डिजिटलिस पुरपुरिया है। इसका एक पत्ता भी कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा ला सकता है, और यह यहां AC डक्ट के ठीक सामने रखा है। विक्रम सिंघानिया की मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि उनके नाखून हथेलियों में गड़ गए। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह कोई हादसा नहीं था, यह हत्या की कोशिश थी। और कातिल इस कमरे में नहीं था, लेकिन कातिल बहुत करीब था। शायद परिवार का कोई अपना, या कोई ऐसा जिस पर विक्रम आंख मूंद कर भरोसा करते थे। राजू ने धीरे से अपना हाथ पोंछा। मेरा काम हो गया साहब, मुझे जाने दीजिए। मेरी मां इंतजार कर रही होगी। वह मुड़ा और उस आलीशान कमरे से बाहर निकलने लगा। वही 18 डॉक्टर जो उसे छूने से भी कतरा रहे थे, अब उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, जैसे किसी बादशाह के लिए रास्ता छोड़ा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बच्चे की जान बच गई थी, लेकिन कातिल अभी भी खुला घूम रहा था। और विक्रम सिंघानिया अब एक पिता नहीं, एक शिकारी बन चुके थे। उन्हें जानना था कि उनके जिगर के टुकड़े को जहर देने की हिम्मत किसने की। और वह गमला, उस गमले पर लगे रिबन पर एक कार्ड भी था। राजू ने आते वक्त उस कार्ड को देखा था। उस पर एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जो सिंघानिया परिवार के बहुत करीब था। आदित्य के कमरे में अब मौत का सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो तूफान के गुजर जाने के बाद आती है। 18 डॉक्टर जो कुछ देर पहले तक अपने ज्ञान के अहंकार में चूर थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। उनके महंगे उपकरणों और डिग्रियों के बीच एक काला पड़ा हुआ कोयले का ढेर उनकी हार की गवाही दे रहा था। राजू को पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन उसे जाने भी नहीं दिया गया। उसे मुख्य हॉल के बाहर एक मखमली सोफे के कोने पर बैठा दिया गया। वही सोफा जिस पर बैठने की उसकी औकात नहीं थी। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर कालिख लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने वह कर दिखाया था जो नामुमकिन था। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर खुद वहां पहुंचे। उनके पीछे फॉरेंसिक टीम थी। उन्होंने उस सुंदर से पौधे को एक सबूत के तौर पर सील कर दिया। उस डिजिटलिस के पौधे को जिसने मासूम को लगभग मार ही डाला था। तभी विक्रम सिंघानिया के निजी सहायक पा ने आकर राजू के कंधे पर हाथ रखा। चलो, उसने रूखी आवाज में कहा, बड़े साहब बुला रहे हैं। राजू का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। क्या अब उसे सजा मिलेगी? क्या उसे चोरी छिपे घुसने के लिए जेल भेजा जाएगा? वह चुपचाप उठा और उस भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे सिंघानिया साम्राज्य के मालिक बैठते थे। स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष किसी अदालत से कम नहीं था। दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें टंगी थीं। बीच में एक विशाल मेज थी और उसके पीछे बैठे थे विक्रम सिंघानिया। विक्रम अब वह घबराए हुए पिता नहीं थे। अब वे वापस एक अरबपति व्यापारी बन चुके थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लेकिन वह गुस्सा राजू के लिए नहीं था। बैठो, विक्रम ने इशारा किया। राजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि वह इस कुर्सी पर बैठेगा। वह झिझकते हुए किनारे पर टिक गया। विक्रम ने अपनी मेज पर रखा एक लिफाफा उठाया। वह वही कार्ड था जो उस पौधे के साथ आया था। तुमने कहा था कि बीमारी अंदर नहीं, बाहर से आई है। विक्रम की आवाज भारी थी। तुम सही थे। पुलिस की रिपोर्ट आ गई है। उस पौधे के हर पत्ते पर, हर फूल पर ग्लाइकोसाइड का लेप लगाया गया था। वह सिर्फ एक पौधा नहीं था राजू, वह एक टाइम बम था। एक ऐसा हथियार जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह धीरे धीरे बिना किसी सबूत के मेरे बेटे की जान ले ले। राजू चुप रहा। उसे क्या कहना चाहिए था? विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। 18 डॉक्टर, 6 100 करोड़ की दौलत और मेरा अपना गुरूर, सब फेल हो गए। विक्रम ने कांच पर हाथ रखा। और मेरी आंखें किसने खोली? एक ऐसे लड़के ने जिसे मैंने कभी इंसान समझा ही नहीं, जिसे मैंने हमेशा अदृश्य रखा। वह मुड़े और सीधे राजू की आंखों में देखा। तुम्हें कैसे पता चला? सच सच बताना। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने यह भेजा? नहीं मालिक, राजू ने जल्दी से कहा, डरते हुए। मैं किसी को नहीं जानता। मुझे बस मेरी दादी की सीख याद थी। मेरी दादी कहती थी कि अमीरों के दुश्मन भी अमीर होते हैं, लेकिन उनका हथियार कभी कभी गरीबों की झोपड़ी से निकलता है। वह पौधा, वह मेरे गांव की चीज थी, लेकिन उसे यहां लाने वाला कोई शहर का ही होगा। विक्रम ने वह कार्ड मेज पर फेंक दिया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नन्हे राजकुमार के आगमन पर ढेर सारी बधाई, भगवान उसे लंबी उम्र दे, तुम्हारा अपना कमल किशोर। राजू ने वह नाम पढ़ा। कमल किशोर? यह नाम तो उसने कई बार सुना था। कमल किशोर, विक्रम साहब के बचपन का दोस्त, उनके व्यापार का साझीदार। वह आदमी जो हर दिवाली पर हवेली आता था, जो राजू की मां को बख्शीश देता था और हमेशा हंसता रहता था। वह आदमी जिसे विक्रम अपना भाई मानते थे। कमल, विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा, मेरा भाई, मेरा साझीदार, जिसने मेरे साथ यह साम्राज्य खड़ा किया। वह मेरे बेटे को मारना चाहता था। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, लेकिन विक्रम अब खुद से बातें कर रहे थे। पुलिस ने पता लगा लिया है। यह पौधा किसी नर्सरी से नहीं आया था। इसे एक प्राइवेट लैब में तैयार किया गया था और उस लैब का मालिक कमल किशोर का साला है। डिलीवरी वैन का नंबर, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा है। विक्रम की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, धोखे के थे। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले महीने बोर्ड मीटिंग में मैंने उसे चेयरमैन बनने से रोक दिया था, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। उसने मेरे 3 महीने के बच्चे को जहर दिया, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की, जिससे कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। उस रोशनी में राजू ने देखा कि विक्रम सिंघानिया जैसा ताकतवर इंसान अंदर से कितना टूट चुका था। साहब, राजू ने हिम्मत करके कहा, दादी कहती थी कि सांप जब घर के अंदर हो तो वह बाहर के शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान का शुक्र मनाइए कि वह पकड़ा गया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और एक चेकबुक निकाली। उन्होंने उस पर कुछ लिखा, बहुत सारे जीरो लगाए और चेक फाड़कर राजू की तरफ बढ़ाया। यह लो, विक्रम ने कहा, इसमें इतनी रकम है कि तुम और तुम्हारी मां पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तुम्हारी जान की कीमत नहीं है, यह मेरे बेटे की जान का एक छोटा सा नजराना है। राजू ने उस चेक को देखा। उस पर 1 करोड़ रुपए लिखे थे। 1 करोड़। राजू ने इतनी जीरो कभी एक साथ नहीं देखी थी। यह कागज का टुकड़ा उसकी सारी गरीबी, सारी भूख, सारे अपमान को मिटा सकता था। वह अभी इसे लेकर भाग सकता था, लेकिन राजू ने चेक नहीं उठाया। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। कम लग रहे हैं? नहीं मालिक, राजू ने सिर झुका लिया। यह बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कि मैं गिन भी नहीं सकता। लेकिन क्या? राजू खड़ा हो गया। उसके फटे जूतों ने कालीन पर निशान छोड़ दिया। मैंने यह पैसों के लिए नहीं किया साहब। अगर मैं पैसों के लिए करता तो मैं पहले ही भाग जाता। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि वह बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। और जब कोई सांस नहीं ले पाता तो यह नहीं देखा जाता कि वह अमीर है या गरीब, वह बस एक जान होती है। राजू ने अपनी जेब से वह रुमाल निकाला जिससे उसने अपने हाथ पोंछे थे। वह अब भी काला था। मेरी दादी ने मुझे सिखाया था कि ज्ञान बेचने की चीज नहीं होती, बांटने की चीज होती है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं साहब, तो बस मेरी मां को माफ कर दीजिएगा। वह बहुत डर गई है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। विक्रम सिंघानिया सन्न रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर चीज की कीमत लगाई थी,
हर आदमी को खरीदा था, लेकिन आज एक फटे हाल लड़के ने उनके करोड़ों रुपये ठुकरा दिए थे। उस लड़के ने उन्हें वह दिखाया जो उनके पास सारी दौलत होकर भी नहीं था, ज़मीर, कॉन्शियंस। विक्रम ने वह चेक धीरे से मेज पर रख दिया। वे अपनी कुर्सी से निकलकर राजू के पास आए। उन्होंने अपना हाथ, वह हाथ जिससे वे करोड़ों के सौदे साइन करते थे, राजू के कंधे पर रखा। नौकरी नहीं जाएगी राजू, विक्रम की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आज से इस हवेली में बहुत कुछ बदलेगा। सबसे पहले वे दीवारें गिरेंगी जो मैंने और मेरे जैसे लोगों ने खड़ी की हैं। तभी दरवाजा खुला और पुलिस कमिश्नर अंदर आए। मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने कहा, हमने कमल किशोर को ट्रेस कर लिया है। वह एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। विक्रम का चेहरा बदल गया। नरमी गायब हो गई और उसकी जगह एक शिकारी की क्रूरता ने ले ली। उसे जाने मत देना कमिश्नर, विक्रम ने कहा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे कि दोस्ती के नाम पर दगा करने वालों का क्या अंजाम होता है। और हां, उसे मेरे सामने लाना, जिंदा। विक्रम ने राजू की तरफ देखा। राजू, तुम अपनी मां के पास जाओ। उन्हें बताओ कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और कल सुबह तैयार रहना। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। कहां साहब? वहां जहां तुम्हारी दादी का ज्ञान और मेरा पैसा मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि फिर किसी राजू को अदृश्य नहीं रहना पड़ेगा। राजू कमरे से बाहर निकला। बाहर उसकी मां सावित्री रोते हुए खड़ी थी। उसने राजू को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। तू पागल है? वह रोई। तुझे कुछ हो जाता तो? मां, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होता। देख, मैं वापस आ गया और शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी सब ठीक नहीं हुआ था। असली गुनहगार अभी भी भाग रहा था और विक्रम सिंघानिया ने जो वादा किया था कल सुबह का, वह राजू की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। कमल किशोर, वह आदमी जिसने दोस्ती की आड़ में दगा किया था, वह उस रात कहीं भाग नहीं पाया। हवाई अड्डे के रास्ते में ही पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। जिस हाथ ने मासूम बच्चे के लिए जहर भेजा था, आज उसी हाथ में लोहे की हथकड़ी थी। विक्रम सिंघानिया ने अपनी हवेली की बालकनी से देखा कि कैसे पुलिस की गाड़ियां उसे ले जा रही थीं। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन कमल किशोर का सिर शर्म से झुका हुआ था। दोस्ती, विश्वास और इंसानियत उसने सब कुछ बेच दिया था, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। और अब उसे वो कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन काल कोठरी जरूर मिल गई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली का माहौल बदल चुका था। वह भारीपन, वह डर, वह मौत का साया अब छंट चुका था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और सबसे बड़ी बात, नन्हे आदित्य की किलकारी अब गूंज रही थी। वह बच्चा जो कल तक नीला पड़ा था, आज अपनी मां की गोद में खेल रहा था। राजू अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा था। उसकी मां सावित्री अभी भी सदमे में थी कि उन्होंने 1 करोड़ का चेक वापस कर दिया। पागल है तू, वह बड़बड़ा रही थी। इतने पैसे में हम राजा की तरह रहते। राजू ने बस मुस्कुरा कर कहा, मां, राजा महलों में नहीं, दिलों में रहते हैं। तभी कोठरी के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वह कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, वह सिंघानिया साहब की सबसे महंगी गाड़ी थी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खटखटाया। राजू, सावित्री जी साहब बुला रहे हैं, गाड़ी में बैठिए। सावित्री के हाथ पैर फूल गए। गाड़ी में? हम? अरे नहीं भैया, हम पैदल आ जाएंगे। नहीं, ड्राइवर ने सम्मान से कहा, साहब का हुक्म है, आज आप पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। राजू और सावित्री झिझकते हुए उस आलीशान गाड़ी में बैठे। वे इतना डर रहे थे कि कहीं उनके कपड़ों से सीट गंदी न हो जाए। गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकली। विक्रम सिंघानिया खुद आगे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। डरो मत सावित्री जी, उन्होंने कहा, आज मैं मालिक नहीं, एक पिता के तौर पर आपको ले जा रहा हूं। गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा कि शायद साहब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं गवाही देने के लिए, या शायद वकील के पास। लेकिन गाड़ी एक ऐसी जगह आकर रुकी जो राजू के लिए बहुत जानी पहचानी थी। यह शहर का वह पुराना हिस्सा था जहां गरीब मजदूर रहते थे। एक बड़ी सी जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक पुरानी इमारत को तोड़कर कुछ नया बनाया जा रहा था। गाड़ी रुकी। विक्रम उतरे और उन्होंने खुद राजू के लिए दरवाजा खोला। आओ राजू,
विक्रम ने कहा। राजू बाहर निकला। उसने सामने देखा, उस अधबनी इमारत के सामने एक बड़ा सा पत्थर लगा था जिस पर लाल मखमली पर्दा पड़ा था। वहां शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, वही पुरी और उनकी टीम और मीडिया वाले पहले से मौजूद थे। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? विक्रम पोडियम मंच पर चढ़े। उन्होंने माइक हाथ में लिया। देवियों और सज्जनों, विक्रम की आवाज भारी थी। आप सब मुझे एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर जानते हैं, लेकिन कल रात मैं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हारने वाला था। मेरा बेटा, और उसे बचाने वाला कोई MBBS डॉक्टर नहीं था, कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं था। विक्रम ने राजू की तरफ इशारा किया। सभी कैमरे राजू की तरफ घूम गए। राजू अपनी फटी हुई जैकेट को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे बचाने वाला यह लड़का था, विक्रम ने कहा, जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन दृष्टि है, जिसके पास साइंस नहीं है लेकिन संस्कार है। विक्रम ने एक गहरा सांस लिया। कल राजू ने मुझसे 1 करोड़ रुपये लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि ज्ञान बेचने की चीज नहीं है। उसकी उस बात ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। मैं सोचता रहा कि मैं उस कर्ज को कैसे उतारूं जो कभी उतारा नहीं जा सकता। विक्रम पत्थर के पास गए और रस्सी खींची। लाल पर्दा गिर गया। पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय दादी जानकी देवी आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान केंद्र, लेट दादी जानकी देवी आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानकी देवी, उसकी दादी का नाम पत्थर पर खुदा हुआ था। यह अस्पताल, विक्रम ने घोषणा की, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होगा। यहां इलाज मुफ्त होगा और सबसे बड़ी बात, यहां एलोपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेद के वैद्य साथ मिलकर काम करेंगे ताकि फिर कभी कोई ज्ञान अधूरा न रहे। सावित्री का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी। जिस सास को गांव वाले टोना टोटका करने वाली बुढ़िया कहते थे, आज उनका नाम शहर की सबसे बड़ी इमारत पर लिखा था। लेकिन विक्रम अभी रुके नहीं थे। वे मंच से नीचे उतरे और राजू के पास आए। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। राजू, तुमने पैसे मना कर दिए थे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम नौकर बनकर रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मालिक बनो। उन्होंने लिफाफा राजू के हाथ में दिया। यह किसी बैंक का चेक नहीं है। यह शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर है और उसके साथ एक स्कॉलरशिप है। आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबों, तुम्हारे रहने खाने का सारा खर्चा सिंघानिया ट्रस्ट उठाएगा। राजू के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर, वह एक माली का बेटा? लेकिन साहब, राजू ने हकलाते हुए कहा, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं कैसे? विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाषा सीखी जा सकती है राजू, लेकिन जो हुनर, जो करुणा और जो नजर तुम्हारे पास है, वह किसी किताब में नहीं मिलती। तुम पढ़ोगे, तुम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर बनोगे, और जब तुम अपनी डिग्री लेकर आओगे तो इस अस्पताल का डायरेक्टर कोई और नहीं, तुम होगे। राजू की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह झुककर विक्रम के पैर छूने लगा। नहीं, विक्रम ने उसे रोक लिया और गले लगा लिया। पैर मत छू बेटा, विक्रम ने कहा, और पहली बार उनकी आंखों से भी एक आंसू टपक पड़ा। पैर तो मुझे तेरे छूने चाहिए। तूने मेरे वंश को बचाया है, तूने मुझे इंसान बनाया है। भीड़ तालियां बजा रही थी, कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे, लेकिन राजू को सिर्फ अपनी मां का चेहरा दिख रहा था जो गर्व से चमक रहा था। और हवा में शायद उसे अपनी दादी की हंसी सुनाई दे रही थी। देख ले दादी, राजू ने मन ही मन कहा, तेरा नुस्खा आज पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन कहानी का असली अंत अभी बाकी था। 1 साल बाद क्या हुआ? क्या राजू सच में डॉक्टर बन पाया? और उस जहरीले पौधे का क्या हुआ? 12 साल। जी हां, 12 साल गुजर गए। वक्त की रेत घड़ी में बहुत कुछ बदल गया। वह पुरानी हवेली जो कभी डर और रहस्य का घर थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। और शहर के उस हिस्से में जहां कभी कचरे के ढेर हुआ करते थे, अब एक सफेद इमारत खड़ी थी जो किसी मंदिर से कम नहीं लगती थी। जानकी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल। सुबह के 7 बजे थे। अस्पताल के गलियारे में भीड़ जमा थी, लेकिन यहां वह धक्का मुक्की नहीं थी जो सरकारी अस्पतालों में होती है, और न ही वह रूखापन था जो महंगे प्राइवेट अस्पतालों में होता है। यहां हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, आधे एंटीसेप्टिक की और आधे हवन की अगरबत्ती की। एक काली गाड़ी मुख्य द्वार पर आकर रुकी। गेट पर खड़े गार्ड ने सलाम ठोका। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। वह लंबा था, उसके चेहरे पर एक तेज था और आंखों में एक ऐसी चमक थी
जो अंधेरे को भी चीर सकती थी। उसने सफेद कोट पहना हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप डॉक्टर का आला लटका था, लेकिन उसके कोट की जेब में कोई महंगा पेन नहीं था, बल्कि एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी थी। वही डिब्बी जिसमें उसकी दादी अपनी जड़ी बूटियां रखती थीं। यह राजू थे, MD, गोल्ड मेडलिस्ट। वह लड़का जो कभी फटे जूतों में भागता था, आज शहर का सबसे काबिल डॉक्टर बन चुका था। राजू अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने खड़े होकर कहा, गुड मॉर्निंग राजू, आज OPD में बहुत भीड़ है। राजू मुस्कुराया, जितनी भीड़ हो आने दो, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वह अपने केबिन की तरफ बढ़ा। उसके केबिन के बाहर नेमप्लेट पर लिखा था राजू, मुख्य चिकित्सक। लेकिन केबिन के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो नजर आती थी वह किसी डिग्री की फ्रेम नहीं थी, बल्कि दीवार पर टंगी एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, दादी जानकी देवी। उस तस्वीर पर ताजे गेंदे के फूलों की माला चढ़ी थी। राजू ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले अपने जूते उतारे और नंगे पैर उस तस्वीर के सामने गया। उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद कीं। दादी, उसने मन ही मन कहा, आज फिर इम्तिहान है। एक बहुत जटिल केस आया है, बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आ जाओ, राजू ने कहा। दरवाजा खुला और एक 18-19 साल का लड़का अंदर आया। वह बहुत हैंडसम था, महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत विनम्र था। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। डॉक्टर साहब, लड़के ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मां ने आपके लिए नाश्ता भेजा है और कहा है कि अगर आपने आज भी खाना स्किप किया तो वह खुद आकर आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। राजू हंस पड़ा। आदित्य, तुम कॉलेज नहीं गए? जी हां, यह आदित्य सिंघानिया था, वही बच्चा जिसे 12 साल पहले राजू ने मौत के मुंह से खींचा था। वह बच्चा अब जवान हो गया था, और सबसे बड़ी बात, वह राजू को डॉक्टर अंकल या सर नहीं कहता था, वह उसे भैया मानता था, सगा भाई। आदित्य ने टिफिन मेज पर रखा। भैया, पापा भी आ रहे हैं, वे आज ट्रस्ट की मीटिंग के लिए आए हैं। राजू का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन एक सुखद गंभीरता। विक्रम सिंघानिया, वह आदमी जिसने राजू को सड़क से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। विक्रम ने अपना वादा निभाया था। उन्होंने राजू को न केवल पढ़ाया बल्कि उसे अपना बेटा मान लिया था। कुछ ही देर बाद विक्रम सिंघानिया केबिन में दाखिल हुए। उनके बालों में अब सफेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी चाल में वही पुराना रुतबा था। बस आंखों में वह घमंड नहीं था, अब वहां सिर्फ शांति थी। कैसा है मेरा शेर? विक्रम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बस आपका आशीर्वाद है बाबा। राजू ने उनके पैर छुए। राजू अब भी उन्हें मालिक नहीं, बाबा पिता तुल्य कहता था। विक्रम कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कमरे को निहारा। तुझे पता है राजू, कल मुझे अमेरिका से एक ऑफर आया था। वे इस अस्पताल की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं, करोड़ों डॉलर दे रहे थे। राजू रुका। तो आपने क्या कहा? विक्रम हंसे। मैंने कहा कि यह अस्पताल बिकाऊ नहीं है, क्योंकि यहां हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम इंसानियत का इलाज करते हैं, और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर, जल्दी चलिए, इमरजेंसी वार्ड में एक बच्चा आया है, हालत बहुत खराब है, उसे सांस नहीं आ रही है। राजू तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो। राजू, विक्रम और आदित्य तीनों इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़े। वहां एक गरीब मजदूर औरत रो रही थी। उसका बच्चा मुश्किल से 5 साल का होगा, स्ट्रेचर पर तड़प रहा था। उसका शरीर नीला पड़ रहा था। यह मंजर राजू को 12 साल पीछे ले गया। वही नीला रंग, वही तड़प, वही बेबसी। जूनियर डॉक्टर्स घबराए हुए थे। सर, हमने सब ट्राई कर लिया, पल्स गिर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। राजू ने बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने मशीन की तरफ नहीं देखा। उसने बच्चे की कलाई थामी नाड़ी देखी। उसने बच्चे की आंखों की पुतलियां देखी। उसने उसकी जीभ देखी। फिर उसने उस मजदूर औरत की तरफ देखा। मां जी, इसने क्या खाया था? औरत रोते हुए बोली, कुछ नहीं साहब, बस खेत में खेल रहा था, वहां कुछ जंगली बेर पड़े थे। राजू की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया, यह धतूरे का जहर है। राजू ने तुरंत कहा। जूनियर डॉक्टर ने कहा, सर, एंटीवेनम मंगवाते हैं शहर से, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में यह नहीं बचेगा। राजू ने अपनी जेब से वह लकड़ी की डिब्बी निकाली। नर्स, मुझे 2 चम्मच घी और थोड़ी सी हल्दी चाहिए, अभी। घी? जूनियर डॉक्टर हैरान था। सर, यह I.C.U है, रसोई घर नहीं।
विज्ञान कहता है इंतजार करो। राजू की आवाज सख्त थी, लेकिन अनुभव कहता है कि इलाज करो, लाओ जल्दी। अगले 10 मिनट तक विक्रम और आदित्य ने देखा कि कैसे राजू ने आधुनिक मशीनों के बीच अपनी दादी के पुराने नुस्खे का इस्तेमाल किया। उसने घी और हल्दी का लेप बनाया और बच्चे के तालू पर मला। साथ ही उसने ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा था। उसने एलोपैथी, मशीन और आयुर्वेद नुस्खे का ऐसा संगम किया जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। 15 मिनट बाद बच्चे ने एक गहरी सांस ली। उसका नीला रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। मॉनिटर पर जो लाइन सीधी हो रही थी वह फिर से ऊपर नीचे होने लगी। बीप बीप बीप। राजू ने माथे से पसीना पोंछा। उसने उस गरीब मां के कंधे पर हाथ रखा। आपका बच्चा खतरे से बाहर है मां जी, इसे घर ले जाइएगा और याद रखिएगा, जंगल में हर चमकती चीज खाना नहीं होती। औरत राजू के पैरों में गिर पड़ी। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब, आप भगवान हैं। राजू ने उसे उठाया। नहीं मां जी, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बस एक जरिया हूं, भगवान तो वो बैठी हैं। उसने दीवार पर टंगी दादी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। विक्रम सिंघानिया दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। देख रहे हो आदि, विक्रम ने कहा, असली विरासत लेगेसी बैंक बैलेंस नहीं होती। असली विरासत यह होती है जब तुम चले जाओ तो दुनिया तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारे दिए हुए जीवन से याद रखे। आदित्य ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। मैं भी ऐसा ही बनूंगा पापा, मैं भी राजू भैया जैसा बनूंगा। शाम को जब अस्पताल बंद होने वाला था, राजू अस्पताल के बगीचे में गया। वहां एक कांच का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स के अंदर वही डिजिटलिसिस का पौधा संरक्षित करके रखा गया था। अब वह पौधा जहरीला नहीं लगता था, वह एक गुरु की तरह लगता था। राजू उस पौधे के सामने खड़ा हुआ। 12 साल पहले इस पौधे ने उसे सिखाया था कि ज्ञान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, और आज वह खुद एक वटवृक्ष बन चुका था जिसकी छांव में हजारों लोग ठीक हो रहे थे। उसके पीछे से विक्रम आए। क्या सोच रहा है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि दादी सही कहती थीं, जहर भी दवा बन सकता है अगर सही हाथ उसे छुएं, और गरीब भी अमीर बन सकता है अगर सही मौका उसे मिले। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नया सवेरा हो चुका था, दीवारों के बिना वाला सवेरा। राजू, विक्रम ने कहा, तुमने मुझे मेरा बेटा वापस दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने मुझे मेरी आत्मा वापस दी। आज मैं फक्र से कह सकता हूं कि मेरे 2 बेटे हैं, एक जो मेरा खून है और एक जो मेरा गुरूर है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अमीर और गरीब, मालिक और नौकर का भेद मिट चुका था। वहां सिर्फ 2 इंसान थे, 2 पिता और पुत्र जो एक बेहतर दुनिया बना रहे थे। और वह अदृश्य लड़का, वह लड़का जो कभी परछाइयों में जीता था, आज पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बन गया था। कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। यह कहानी तो हर उस घर में शुरू होती है जहां कोई दादी अपने पोते को सिखाती है, जहां कोई अमीर अपने अहंकार को छोड़ता है, और जहां कोई राजू हार मानने से इनकार कर देता है। अगर आपकी आंखों में भी नमी है तो जान लीजिए कि इंसानियत अभी जिंदा है।